हेलो एवरीवन, आज हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक शुरू करेंगे। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले आपके सामने जो लिखा है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब है, यहाँ पे ये कॉग्निशन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। कॉग्निशन का मतलब है, कॉग्निशन में कौन कौन से प्रोसेस आ जाते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, मेमोराइजिंग, डिसीजन मेकिंग। जो भी आपके माइंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आपका माइंड प्रोसेस करता है, जैसे यहाँ इन्होंने दिया हुआ है अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और आपकी लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें जिस चीज़ में आती हैं उस प्रोसेस को हम कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेंटल प्रोसेस है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप सुनते हो, आप उसको एक्वायर करते हो, समझते हो, परसीव करते हो, मैनिपुलेट करते हो, ये सारा कॉग्निशन के अंदर आ जाता है। तो ऐसी स्टडीज़ हैं, इन स्टडीज़ को या फिर इन ऑर्डर टू स्टडी दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। तो लैब में इन चीज़ों को समझने के लिए, जैसे मेमोरी के बारे में कैसे समझे, मेमोरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही परसेप्शन के ऊपर कई सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि परसेप्शन कैसे काम करती है। तो जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर लेबोरेटरी सेटिंग में, लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इसके ऊपर इस चीज़ की पढ़ाई को हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम ऑल्सो फॉलो इकोलॉजिकल अप्रोच। कई जगह पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी देखे जाते हैं कि हमारी कॉग्निशन पे एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो ऐसा क्यों लिखा है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जब कॉग्निशन की पढ़ाई करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं तो वो न्यूरो साइंटिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट की हेल्प लेते हैं। जैसे सपोज़ हमें आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है, या हमें ये देखना है कि अगर आपके सामने कोई पिक्चर आती है, फ़ोटो आती है, तो आपके ब्रेन में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी मेमोरी, आपके ब्रेन के अंदर जो नर्व है, नर्व सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, नर्व्स कैसे काम करती हैं। तो उसके लिए हमें न्यूरो साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूरो साइंस की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जब मेमोरी की और ब्रेन एक्टिविटीज़ की स्टडी होती है तो उसमें न्यूरो साइंटिस्ट की और कंप्यूटर साइंटिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और आजकल तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली ईजीली स्टडी करी जा सकती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द ब्रांच कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो आपके साइकोलॉजी में एक पर्टिकुलर फील्ड बन जाती है जिसमें आप आगे जाके फर्दर आप और ज़्यादा मास्टर्स कर सकते हो या आप स्पेसिफिक आगे पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट आती है आपकी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आपके बायोलॉजिकल सिस्टम से ज़्यादा रिलेटेड है। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है कि आपके बिहेवियर और आपके फिजिकल सिस्टम से, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम आ जाता है, आपका इम्यून सिस्टम आ जाता है, आपकी हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगेन न्यूरो साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जूलॉजिस्ट के साथ करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके पढ़ी जाती हैं कि बिहेवियर का और साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है आपस में, हमारे फिजिकल नर्वस सिस्टम का क्या रिलेशन है हमारे बिहेवियर से। वो हम बायोलॉजिकली जब चीज़ों को पढ़ते हैं, जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी स्टडी होती है। ठीक है, यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि न्यूरो साइकोलॉजी जो है एज अ फील्ड एमर्ज हुई थी वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो न्यूरो साइकोलॉजी बोलते हैं उस फील्ड को जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट मिल के काम करते हैं। रिसर्चर्स आर स्टडिंग द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर और केमिकल सब्सटेंसेस, जो हमारे एक नर्व से दूसरे नर्व यानी न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं, एक न्यूरॉन से जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जब कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हम बिहेव करते हैं, हमारे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम काम करता है, उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च होती रहती है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर उसको मेंटल फंक्शंस के साथ एसोसिएट किया गया है हमारे बिहेवियर को, क्योंकि जैसे हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होगी उसी तरीके से हमारे बॉडी की एक्टिविटी होगी, वैसे ही हमारा बिहेवियर होगा। ओके,
तो यहाँ पे किस तरह की मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे EEG हो गया, PET स्कैन हो गया, MRI स्कैन हो गया, जिसके बारे में भी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। तो दिस इज़ अनदर योर ब्रांच विच इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बिकॉज बायो वर्ड आ रहा है तो आप ये रिलेट कर सकते हो कि आपके फिजिकल बॉडी सिस्टम से ज़्यादा रिलेट करते हैं। देन वी हैव डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब डेवलपमेंट की स्टडी करी जाती है। तो डेवलपमेंट में आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो अलग अलग स्टेजेस पे होती है, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक, तो स्टेजेस में कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है और साइकोलॉजी से उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है बिकॉज हमारे ऊपर बायोलॉजिकल, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट का भी बहुत असर होता है। इसमें आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेरिडिटी भी पढ़ी जाती है, जेनेटिक्स भी पढ़ा जाता है, फिर एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इमोशन, टेम्परामेंट, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जितने भी इसमें आते हैं किसी के अंदर भी, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हमारी ये चीज़ें डेवलप होती हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, बिकॉज दे वर्क विद पीपल। दीज पीपल, जो लोग हैं, ये लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के बीच में रह के उनके साथ काम करते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की स्टडी कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी। Social psychology explores how people are affected by their social environment and how people think about and influence others, like how people interact with each other, how they think about others. Social psychology is a very interesting branch in psychology. यहाँ पे ये चीज़ें स्टडी करी जाती हैं कि लोगों के एटीट्यूड कैसे डेवलप होते हैं, कन्फर्मिटी एंड ओबीडियंस के बारे में पढ़ा जाता है कि लोग कैसे ग्रुप के अंदर रहते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, क्या सोचते हैं हम एक दूसरे के बारे में। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ सोशल साइकोलॉजी। तो हमारा जो सोशल बिहेवियर है जिसमें एग्रेशन, प्रिजुडिस, ये सारी चीज़ें आती है, दिस कवर्स अंडर सोशल साइकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल का मतलब अपना कल्चर और दूसरे का कल्चर, क्रॉस कल्चर, आपस में एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करना है। सो हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर दी प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, मतलब हम सिर्फ एक हेरिडिटी का ही प्रोडक्ट नहीं है, वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के अंदर कल्चर ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कल्चर की वजह से कैसे हमारे बिहेवियर में इफ़ेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कल्चरल साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है। क्रॉस कल्चर मीन्स हाउ वी बिहेव इन अ डिफरेंट कल्चर, और दूसरे कल्चर और हमारे कल्चर में जब आपस में इंट्रैक्शन होता है तो उस तरीके से हमारे ऊपर उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज़ क्रॉस कल्चर। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में फिजिकल फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, ह्यूमिडिटी क्या क्या होता है, पॉल्यूशन क्या क्या होता है। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो साइकोलॉजिकली हमारे मेंटल फंक्शंस में किस तरीके से उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड फिजिकल अरेंजमेंट एट दी वर्क प्लेस, जैसे काम जहाँ पे हम करते हैं, जो हमारा ऑफिस होता है या हमारा वर्क प्लेस होता है, वहाँ पे एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है तो कैसे उससे हमारे स्ट्रेस क्रिएट होता है हमारे अंदर, या वर्क प्लेस में किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे हम ज़्यादा बेटर काम कर सकें। और इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं। फिर उसके अलावा भी वेस्ट हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं, पॉल्यूशन भी हो सकता है, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें जिससे हमारे ऊपर असर होता है साइकोलॉजिकली, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। और ये आपका जो ये वाला ब्रांच है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये अर्गोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अर्गोनॉमिक्स मीन्स के अर्गोनॉमिक्स इज़ अ वर्ड, इज़ अ स्टडी ऑफ, अर्गोनॉमिक्स भी एक साइंस है जहाँ पे ये पढ़ा जाता है कि ह्यूमन और मशीन का आपस में रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि जहाँ हम काम करते हैं, जिन चीज़ों से हम काम करते हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, वहाँ पे हम इफ़ेक्टिवली कैसे और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ें अर्गोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं। सिमिलरली एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी यही सब चीज़ों में देखने में हेल्प करता है
कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज होता है, तो उसका असर हमारे ऊपर होता है. सो दिस इज व्हाट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. नेक्स्ट इज आपका एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के बाद आता है हेल्थ साइकोलॉजी. हेल्थ साइकोलॉजी में हेल्थ के फैक्टर्स कैसे साइकोलॉजिकली हमें अफेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, तो इन सब चीज़ों से कैसे हमें इलनेस होती है और कैसे हम इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. आपके हेल्थ के रिलेटेड फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल मेंटल फंक्शंस का आपस में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ, इन दोनों का क्या आपस में रिलेशन है. कैसे अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो हमारा उस स्ट्रेस का असर हमारी बॉडी पे कैसे हो सकता है. जैसे कई बार क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में कोई पार्ट ऑर्गन ख़राब होता है, जैसे किसी का पेट ख़राब हो जाता है या किसी के बॉडी पार्ट में बहुत पेन हो रही होती है और सारा चेकअप करा के पता चलता है कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, एक्चुअली ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से हो रही थी. तो वो यहाँ पे आपका हेल्थ साइकोलॉजी जो है वहाँ स्टडी होता है कि कैसे हमारे मेंटल इश्यूज़ की वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है हमको. देन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी आ जाता है. तो यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स के ऊपर स्टडी किया जाता है, काम किया जाता है. डिसऑर्डर में जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, आजकल तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिसको आप आगे पढ़ोगे भी. तो काउंसलिंग कैसे करी जा सकती है, डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे काउंसलिंग करी जा सकती है. जैसे वर्क प्लेस पे भी काउंसलर होते हैं, स्कूलों में भी काउंसलर होते हैं, हॉस्पिटल में भी काउंसलर होते हैं. तो काउंसलिंग कैसे करी जा सकती है. और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो क्लिनिकली डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सो ये आप बड़े ध्यान से, कुछ लाइनें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे द वर्क ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डज नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, although a counseling psychologist sometimes deal with problems who have less serious. तो काउंसलर जो है ना वो लेस सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं. काउंसलिंग का मतलब है बातचीत करना. ठीक है, तो काउंसलर में कोई मेडिकेशन नहीं होती. काउंसलिंग में काउंसलर कोई दवाई नहीं दे सकता, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, बट आपको वो आपसे बात करके आपके थॉट्स को, आपके बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करता है. तो वो थोड़ा लेस सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं तब काउंसलिंग हेल्प कर सकती है. ठीक है, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, करियर प्लानिंग में या पर्सनल प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, लाइक साइकेट्रिस्ट ऑल्सो दे स्टडी द कॉज एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. जब कोई प्रॉब्लम डिसऑर्डर में चेंज हो जाती है, डिसऑर्डर मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक कोई चीज़ हो रही है जो काउंसलिंग से भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे उसका कॉज, उसकी ट्रीटमेंट, उसका प्रिवेंशन थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेवल पे जब करा जाता है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब कह रहे हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी साइकेट्रिस्ट की तरह ही होते हैं. नाउ हाउ दे आर डिफरेंट, हाउ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट आर डिफरेंट. सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैज़ अ डिग्री इन साइकोलॉजी विच इंक्लूड्स इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ट्रीटिंग पीपल. तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास एक डिग्री होती है जहाँ पे वो ट्रीटमेंट कर सकता है, थेरेपी कर सकता है किसी भी डिसऑर्डर की, उस डिसऑर्डर का कॉज पता करके उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है. बट अ साइकियाट्रिस्ट हैज़ अ मेडिकल डिग्री विद ईयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग. जो मेडिसिन जब देने की बात आती है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज सिर्फ ट्रीटमेंट से ही वो ठीक नहीं हो रही है प्रॉब्लम, तो अगर दवाई भी लेनी पड़ जाए तो वहाँ पे मेडिकल डिग्री किसके पास होती है, एक साइकियाट्रिस्ट के पास होती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिस्टिंक्शन कि साइकियाट्रिस्ट ही मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, और जैसे कुछ और चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक शॉक वाली जो ट्रीटमेंट होती है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, सिर्फ साइकियाट्रिस्ट ही दे सकता है. तो अगर हम इसको उस तरीके से समझें हायरार्की वाइज, तो काउंसलर है जो एक लोअर लेवल पे, लोअर लेवल तो नहीं कहेंगे, काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि काउंसलिंग सबसे पहला स्टेप होता है. तो जो लेस सीरियस जो प्रॉब्लम होती है, जब रूट कॉज में ही, जब हम जड़ से ही प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं और उसको बड़ा होने से रोक सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू,
बातचीत करके, ठीक है, उससे बात करके उसके थॉट्स एंड बिहेवियर्स को मॉडिफाई करके अपने सब्जेक्ट के, तो वहाँ पे काउंसलर ही कर सकता है। तो काउंसलिंग हो गई थोड़ा सा लेस सीरियस प्रॉब्लम के लिए। फिर थोड़ा और ज़्यादा आपको लगे कि प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस होती जा रही है और काउंसलर लेवल पे नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं जो एक प्रॉपर थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। फिर अगर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकली भी इसमें किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है, सिर्फ ये मेंटल ट्रीटमेंट नहीं फिजिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे एक दवाई भी देनी पड़ेगी, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है तीनों में। फिर आता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे आप काम करते हो, जो आपका वर्क प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ के लिए इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो वहाँ के वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी अगेन अर्गोनॉमिक्स का ही रोल आ जाता है। अर्गोनॉमिक्स और क्लिनिक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। अर्गोनॉमिक्स फिजिकली ज़्यादा देखा जाता है और साइकोलॉजी में मेंटली चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। तो कंपनी में किस तरीके अपने तौर तरीके कंपनी वाले चेंज करें जिससे उसके वर्कर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें, वर्कर ज़्यादा खुश रहें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बताता है। देन वी हैव एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है कि एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे या एजुकेशनल और वर्क सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, हमारे स्कूल्स में किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए ताकि बच्चों की सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल डेवलपमेंट हो सके, या जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होते हैं उनको किस तरीके से लर्निंग में हेल्प करनी है। तो हमारे स्कूल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे कैसे लर्निंग को और बेटर बनाया जा सके, लर्निंग एनवायरनमेंट को बेटर बनाया जा सके, स्कूल सिस्टम को इम्प्रूव करा जा सके, वो सारी चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। और स्कूल सेटिंग में ये ज़्यादा काम आता है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि आपका जो ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वहाँ से ही एजुकेशनल साइकोलॉजी शुरू हो जाती है। और स्कूल सिस्टम में जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने हैं और कैसे उसको हम अपनी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं, वो सारा इसमें आता है। देन वी हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मतलब स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा कैसे उनकी मोटिवेशन को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर सकें। एंड देयर आर अदर इमर्जिंग ब्रांचेस। इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसको इन्होंने यहाँ पे इतना डिटेल में कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आप अपना करियर आगे बनाना चाहते हो, इसमें स्पेशलाइज एजुकेशन लेना चाहते हो, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी है, मैनेजरियल साइकोलॉजी है, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस नाउ। अब तो बहुत सारी अनलिमिटेड ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि हर जगह पे देखा गया है कि फिजिकल परफॉर्मेंस को अगर अच्छा करना है तो हमें साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी उतना ही हेल्दी बनाना पड़ेगा। सो दीज वर द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। नाउ we will continue in the next video with the theme of research and application. We'll see you in the next video. Thank you.